हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0। फ्रेंड्स, मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि कल आपका पेपर सेकंड होने वाला है, तो फ्रेंड्स पेपर सेकंड के अभी तक 2 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। उससे पहले भी आपके काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 75 क्वेश्चन 100 को वन लाइनर क्वेश्चन ये सभी आपके पास भेज दिए गए हैं। उसके साथ साथ अब आपकी जो है वो MCQs बेस्ड, जी हाँ फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट MCQ बेस्ड यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जा रही है, जिन्हें आप अपने मोबाइल से बस एक बार सुन लेना है और आपको आपके जहन में ये बने रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। अभी तक आपने 2 पार्ट नहीं देखे तो उनको जाकर देख लीजिएगा, इससे पहले जस्ट ही अपलोड किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत कर लेते हैं हम अपने आज के इस पार्ट नंबर 3 को। चलिए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने पार्ट नंबर 3 पर, और पार्ट नंबर 3 पर हम सबसे पहले टॉपिक को, जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा एवं मूल्य शिक्षा का स्थान, प्लेस ऑफ मोरल एजुकेशन एंड वैल्यू एजुकेशन एंड करिकुलम। तो हम आज एजुकेशन के बारे में जानेंगे और इनके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी जानेंगे और सही तरीके से इनको समझेंगे कि कैसे क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला है कि जीवन में सफलता के कारण क्या हैं। जीवन में जो सफलता के कारण है वो आपके क्या हैं। उसका सफल व्यक्तियों के जीवन इतिहास को पढ़ना बिल्कुल गलत है, अत्यंत मेधावी होना बिल्कुल गलत। उसका कठोर परिश्रम एवं अध्यवसाय, मतलब उसने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम किया होगा, साथ में उसने उन सभी पर काम भी किया होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमारा अगला है, जीवन में सफल होने पर आप क्या सोचते हैं। आपके भाग्य ने साथ दिया और आप सफल हो गए, आप भगवान की कृपा से सफल हुए, आप अपने श्रम द्वारा सफल हुए, या विरोधियों द्वारा बाधाएं उत्पन्न करने पर भी आप सफल हो गए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप अपने श्रम द्वारा सफल हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा जीवन क्या है। तो जीवन जो है वो आपका क्या है। तो जीवन आपका आशाओं का भंडार है, क्योंकि पूरे जीवन भर आपको आशाएं लगी रहती हैं कि कि मेरा ये काम हो जाए। आपको हमेशा एक आशा नई आपके अंदर जागृत होती रहती है। ठीक है, अगला हमारा प्रोन्नति के बारे में आप क्या सोचते हैं। प्रोन्नति, प्रमोशन के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो प्रोन्नति कठिन श्रम से मिलती है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है कि प्रोन्नति जो होती है वो आपकी कठिन परिश्रम से ही मिलती है, क्योंकि जब आप हार्ड वर्क करते हैं तभी तो आपको प्रमोशन होता है। आप किसी भी जॉब में चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आपको प्रमोशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा, जीवन को सुखी बनाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या बात है। सामर्थ्य के अनुसार कार्य एवं संतोष। तो सामर्थ्य के अनुसार कार्य एवं संतोष। ठीक है, सामर्थ्य के अनुसार कार्य एवं संतोष, मतलब अच्छी तरीके से आप अपने काम को करते रहें और वो भी संतोष तरीके से। ठीक है, चलिए अगला हमारा, बेईमान व्यक्ति ही जीवन में सुखी रहते हैं, क्योंकि क्या कह रहे हैं यहाँ, बेईमान व्यक्ति ही जीवन में सुखी रहते हैं क्योंकि हम समझ नहीं कर पाते कि वे अपनी बेईमानी छिपाने के लिए आप उसको क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए वो कैसे रहते हैं, इसलिए वो हमेशा सुखी रहते हैं। ठीक, भाग्य से ही सब कुछ होता है, क्योंकि हम अन्य व्यक्तियों के श्रम का मूल्य घटाकर आंकते हैं। या फिर हमारे अदर क्वेश्चंस, समाज श्रम करने पर असमान फल प्राप्त होता है, मतलब हम अगर अच्छा काम करेंगे तो हमें फल बेकार प्राप्त होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपने प्रयत्नों का मूल्यांकन बढ़ा चढ़ाकर करते हैं, ये बात बिल्कुल सही आंसर होएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला है हमारा, निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या गुणात्मक उन्नति की समस्त योजनाओं की जड़ खोदती हुई जान पड़ती है, यह विवेचन उल्लेखित है। तो यह विवेचन किसका है, तो शिक्षा की पुस्तकों में इसका आपको विस्तार मिल जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा, समाज में वर्णों का आधार है। तो समाज में वर्णों का आधार जो था वो आपका क्या था, कर्म था, कर्म। ठीक है, कर्मा। अगला है, भारत में मुख्य रूप से कितने धर्म प्रचलित हैं। तो भारत में मुख्य रूप से आपके 6 धर्म प्रचलित हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 6 धर्म प्रचलित हैं आपके। अगला आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जनतंत्र का सिद्धांत नहीं है। मीन्स जनतंत्र का सिद्धांत आपका नहीं है, तो जनतंत्र का जो सिद्धांत है वो आपका सेवा नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेवा। ठीक है, अगला है, कर्मों के आधार पर समाज में कितने वर्ण बनाए गए हैं। तो 4 बनाई गई हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ठीक है, अगला हमारा, यह ध्र धातु से निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ बनाए रखना, धारण करना और पुष्टि करना है। वेदों में इस शब्द का प्रयोग
धार्मिक विधियों के अर्थ में किया गया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर राधाकृष्णन जी का है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा, मनुस्मृति के अनुसार हिंदू धर्म में कितने लक्षण हैं? तो मनुस्मृति की बात करें तो मनुस्मृति में हिंदू धर्म के जो लक्षण हैं वो बताए गए हैं 10। ठीक है। अगला है, बौद्ध धर्म संस्कृति के कितने स्तंभ हैं? तो बौद्ध धर्म संस्कृति के आपके 3 स्तंभ हैं। ठीक है। जैन धर्म में कितने व्रतों का विधान किया गया है? तो जो जैन धर्म है इसमें आपके 5 व्रतों का विधान किया गया है। अगला हमारा, सिख धर्म की स्थापना किसने की है? तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक साहब ने की हुई है। अगला हमारा, परंपराओं से प्राप्त वह समस्त चिंतन और क्रियाकलाप जो मानव जीवन को निर्देशित करने का कार्य करते हैं मूल्य कहलाते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका है किसका? डॉक्टर अंजनी सरीन का। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि सन 1951 के अमेरिकी शैक्षिक नीति आयोग ने कितने प्रकार के मूल्य निर्धारित किए हैं? तो उन्होंने 10 प्रकार के अपने मूल्य निर्धारित किए हैं। ठीक है। अगला हमारा, शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद मीन्स जिसे हम एनसीईआरटी कहते हैं, नई दिल्ली ने कितने जीवन मूल्यों का उल्लेख किया है? तो उन्होंने 83 जीवन मूल्यों का उल्लेख किया है। अगला हमारा पॉइंट है, डॉक्टर अंजनी सरीन ने कितने जीवन मूल्यों की खोज की थी? तो डॉक्टर अंजनी सरीन ने 21 जीवन मूल्यों की खोज की थी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि समाज में वर्णों का आधार है। तो समाज में वर्णों का आधार आपका कर्म है। ठीक है। अगला है आपका, बुराई को भलाई से जीतो ईसा का संदेश है कि सभी ईश्वर के पुत्र हैं और परस्पर भाई भाई हैं। यह किस धर्म का प्रसिद्ध मंत्र है? तो वो है ईसाई धर्म का। ठीक है। अगला मौजूद है कि मशीनों का उपयोग करो पर यह ध्यान रखो कि कहीं मनुष्य बेकार तो नहीं हो रहा है। मैं यंत्रों का विरोधी नहीं हूँ, मैं तो उसके पागलपन का विरोधी हूँ। यह कथन किसका है? तो यह कथन है महात्मा गांधी जी का। ठीक है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मशीनों का प्रयोग आप उतना ही करो जिससे कि कोई व्यक्ति बेकार ना हो जाए। ठीक है। तो इसीलिए वो इस चीज़ का विरोध कर रहे थे, लेकिन लोग उन्हें पागल कह रहे थे कि ये पागल हो गई हैं। ठीक है। चलिए अगला है, धर्म वह चीज़ है जो लोक जीवन के खंड खंड और परिवर्तनशील दृश्यों को समझने की शुद्ध दृष्टि देता है। धर्म वह चीज़ है जो लोक जीवन के खंड खंड और परिवर्तनशील दृश्यों को समझने की शुद्ध दृष्टि देता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है। इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर जॉन डीवी। ठीक है। अगला है, नैतिकता शब्द संबंधित है। तो नैतिकता शब्द जो आपका संबंधित है वो है अच्छाई एवं बुराई से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है हमारा, नैतिक शिक्षा का ज्ञान कराने वाला कौन सा शास्त्र है? तो नैतिक शिक्षा का ज्ञान कराने वाला जो हमारा शास्त्र है उसी को तो हम क्या कहते हैं? तो उसी को हम कहते हैं अपना नीति शास्त्र। ठीक है। अगला हमारा, नैतिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो नैतिक शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है आपका चरित्र निर्माण करना। ठीक है। अगर आपका चरित्र अच्छा होगा तो ये काम किसने किया होगा? तो ये नैतिक शिक्षा ने नैतिक मूल्यों में आपको शिक्षा दी गई होगी। ठीक है। अगला हमारा, आधुनिक भारत में नैतिक शिक्षा क्यों आवश्यक है? क्योंकि आधुनिक भारत में नैतिक शिक्षा क्यों आवश्यक है? तो ये आवश्यक है कि भारत के बालक बालिकाओं को सद्नागरिक बनाने हेतु, मतलब भारत के जो बालक और बालिका हैं वो एक सभ्य नागरिक बन सकें। ठीक है। इसके लिए नैतिक शिक्षा की बहुत जरूरत है। अगला हमारा, नैतिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक में विकसित होने वाली आत्मा का विकास करना है। यह किसका कथन है? तो यह कथन है आपका महर्षि अरविंद घोष का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं और हम अगले पॉइंट को भी देख लेते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है हमारा पाठ्यक्रम मूल्यांकन एवं आकलन, करिकुलम एवोल्यूशन एंड असेसमेंट। हम इसके भी प्रश्नों को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ देख रहे होंगे कि मूल्यांकन के संदर्भ में क्या गलत है। तो मूल्यांकन के संदर्भ में जो गलत है वो है कि मूल्यांकन को परीक्षा के क्षेत्र में एक गैर तकनीकी शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला हमारा, शिक्षा में मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय किया जाता है कि किसी वस्तु की मापित सीमा और परिमाण किसी मापदंड के आधार पर स्वीकार्य अथवा वांछनीय है अथवा नहीं है। यह सिद्धांत किस विद्वान से संबंधित है? हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है गुडविल एवं
क्लॉजवेयर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है हमारा मूल्यांकन की विशेषताओं में कौन सा विकल्प समाहित नहीं है। जो मूल्यांकन की विशेषताएं हैं उनमें हमारा कौन सा विकल्प समाहित नहीं है, तो वो समाहित नहीं है आपका केवल कक्षा तक सीमित वाला, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला पॉइंट है हमारा निम्न में से क्या आकलन की प्रक्रिया का अंग नहीं है। तो निम्न में से अगर हम आकलन की प्रक्रिया की अंग की बात करें तो वो हमारा हो जाता है छात्र एवं आकलन, ये हमारे आकलन की प्रक्रिया की अंग नहीं है। ठीक है, अगला हमारा एक आदर्श मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो एक आदर्श जो मूल्यांकन होता है वो कभी विस्तृत रूप में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगला है हमारा स्टॉलफीम मॉडल के 4 प्रकारों में से कौन सा एक सत्य नहीं है। तो वो आपका जो सत्य नहीं है वो है आपका अदा मूल्यांकन। अदा मूल्यांकन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अगला हमारा निम्न में से कौन सा स्टैक मॉडल का एक चरण नहीं है। तो वो आपका नहीं है उत्पाद चरण, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा निम्न में से पाठ्यक्रम मूल्यांकन की प्रविधि है। तो पाठ्यक्रम मूल्यांकन की जो प्रविधि है वो कौन कौन सी है, प्रश्नावली, साक्षात्कार, परीक्षण, उपयुक्त सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला हमारा निम्न में से कौन वस्तुनिष्ठ परीक्षण के संदर्भ में सही है। बात की जा रही है यहाँ वस्तुनिष्ठ परीक्षण की। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण में आपका इनमें प्रश्नों की संख्या अधिक होती है, ये वाला सही है। ठीक है, अगला हमारा मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्कूल में प्रगति करते हुए विद्यार्थियों के व्यवहारिक परिवर्तनों के साक्ष्यों को एकत्रित करके उनकी व्याख्या की जाती है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है। तो ये जो परिभाषा है वो आपकी क्यूलैन एवं हाना ने दी है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारा पाठ्यक्रम मूल्यांकन का कौन सा मॉडल उद्देश्य केंद्रित है। बात यहाँ उद्देश्य केंद्रित की जा रही है, तो उद्देश्य केंद्रित है आपका टायलर मॉडल। ठीक है, टायलर मॉडल जो है वो आपका उद्देश्य केंद्रित है। अगला हमारा पाठ्यक्रम का मूल्यांकन CIPP मतलब कंटेक्स्ट इनपुट प्रोसेस प्रोडक्ट मॉडल किस विद्वान का है। तो बात की जा रही है यहाँ CIPP की। तो CIPP आपका स्टफली बीम मॉडल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा निम्न में से कौन निबंधात्मक प्रश्नों का प्रकार नहीं है। तो निबंधात्मक जो प्रश्न है इनका प्रकार आपका कौन सा नहीं है। तो इनका आपका जो प्रकार है वो है साधारण पुनः स्मरण प्रश्न, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें नहीं है। अगला है हमारा पहुंचनात्मक प्रश्न का एक प्रकार नहीं है। मीन्स कैसी बात कर रही है, यहाँ बात कर रही है पहुंचनात्मक नहीं होगा, ये होगा पहचानात्मक। ठीक है, तो पहचानात्मक प्रश्न का एक प्रकार नहीं है, वो आपका प्रकार नहीं है साधारण पुनः स्मरण प्रश्न। ठीक है, अगला है हमारा निम्न में से किस प्रश्न प्रकार में अधिगमकर्ताओं के तथ्यात्मक ज्ञान का परीक्षण होता है। तो वो आपका जो होता है वो होता है साधारण पुनः स्मरण प्रश्न में। ठीक है, अगला हमारा निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तरों का समावेश कितने रूपों में किया जाता है। बात की जा रही है निबंधात्मक प्रश्नों की उत्तरों की, तो वो किया जाता है आपका 3 में। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3 में। ठीक है, कौन कौन से, लघु, अतिलघु, दीर्घ। ठीक है, अगला है आपका निबंधात्मक परीक्षण एक विशेषता नहीं है। तो निबंधात्मक जो परीक्षण है वो आपका विशेषता नहीं है। यह परीक्षण अनुमान प्रकृति को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल, क्योंकि आप जब लेंदी क्वेश्चन लिखते हैं तब आप एग्जैक्टली वो नहीं लिख पाते जो होता है। आप कुछ भी इधर से उधर से बना के लिख देते, जैसे कि सपोज दैट आपका बीएड में एग्जाम चल रहा है। ठीक है, तो अब या तो आपको 1 नंबर मिलेगा या आपको 0 मिलेगा। लेकिन यदि यही पेपर आपका सब्जेक्टिव होता तब आप 1 नंबर में कुछ तो लिखते, तो आपका उसको आधा या पौन नंबर, तो आपको 3/4 नंबर आपको मिल ही जाता। ठीक है, अगला हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के किस प्रारूप का अंग है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के जो प्रारूप का अंग है वो आपका कौन सा है। तो वो आपका अंग है निबंधात्मक प्रश्न के प्रकार है। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का प्रकार नहीं है। तो वो नहीं है आपका साधारण पुनः स्मरण प्रश्न, या फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति, या फिर आपका अनुपातात्मक प्रश्न, या फिर आपका है संबंध स्थापित प्रश्न। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संबंध स्थापित प्रश्न। अगला हमारा निम्न में से कौन मूल्यांकन के उपकरण एवं प्रविधि नहीं है। तो मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन के आपके उपकरण एवं प्रविधि जो नहीं है वो है आपके अनुपातात्मक प्रश्न। ठीक है, अगला हमारा स्वयं आलेख उपकरण मूल्यांकन के अंतर्गत क्या समाहित नहीं है। 21 नंबर है, 21 नंबर का हमारा आंसर होगा गुड़ियों का खेल, क्योंकि स्वयं आलेख उपकरण मूल्यांकन के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो वो है आपका गुड़ियों का खेल।
अगला है हमारा मूल्यांकन उपकरण की प्रक्षेपी विधि में क्या शामिल नहीं है। बात की जा रही है यहाँ प्रक्षेपी विधि की, तो प्रक्षेपी विधि में आपका प्रत्यक्ष जो प्रश्न है ये शामिल नहीं किए गए हैं। अगला है आपका मूल्यांकन के विषय में क्या सत्य नहीं है। बात की जा रही है सत्य और असत्य की, ठीक है। तो मूल्यांकन के विषय में जो आपका सत्य नहीं है वो है कि मूल्यांकन एक साधन है, ये आपका सत्य नहीं है। अगला है आपका मापन के विषय में गलत तथ्य कौन सा है। तो मापन के विषय में जो गलत है वो है कि मापन एक साध्य है, ये बिल्कुल से गलत बात है, ठीक है। अगला है हमारा अवलोकन के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। तो अवलोकन के संदर्भ में आपका अवलोकन के लिए समय निश्चित होता है, ये सत्य नहीं है, ठीक है। क्योंकि अवलोकन हम कभी भी कर सकते हैं, उनका कोई समय निश्चित नहीं होता। अगला हमारा निम्न में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति की परीक्षा लेता है कि उन्हें कितना याद हुआ। तो वो है आपका प्रत्याय स्मरण प्रकार के प्रश्न। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने आज के अपने इस सेशन में हमने लगभग 55 से 60 क्वेश्चन हमने यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं। इस वाले सेशन में आपको कुछ ही देर में एक अगली वीडियो भी मिल जाएगी, तो इसलिए आपके एग्जाम से पहले आपको ये सब कुछ एक प्रैक्टिस की तरीके से कराई जा रही है। तो आप इसे सुनकर भी सॉल्व कर सकते हैं, साथ में देखकर कर सकते हैं। आप इसे 2x स्पीड पर देखना चाहते हैं 2x स्पीड पर देख लीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उनको भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ से भी हेल्प की जाएगी। साथ में फ्रेंड्स अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। आपकी जो राय हो, जो सवाल हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।